ये है आर्थर, उम्र महज 5 महीने। आर्थर की दाहिनी बाह में ये पाइप जो दवा ले जा रही है वो दुनिया की सबसे महंगी दवा है। एक डोज की कीमत 18.5 करोड़ रुपए। 18.5 करोड़ की एक डोज, सिर्फ एक इंजेक्शन। सोचिए, कोरोना की वैक्सीन का दाम 200 रुपये होना चाहिए या 500, हम इस पर बहस कर रहे हैं और यहाँ इस बच्चे को 18.5 करोड़ का इंजेक्शन लगा है। ऐसा क्या खास है इस इंजेक्शन में जो ये इतना महंगा है? आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉयचे वेले हिंदी और आपके साथ हूँ मैं ईशा भाटिया सानन। नन्हे आर्थर को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या SMA है, एक ऐसी बीमारी जिसमें धीरे धीरे इंसान का अपनी मांसपेशियों पर काबू खत्म होने लगता है, इस हद तक कि एक वक्त के बाद हाथ पैर हिलाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। आर्थर फिलहाल तो हाथ पैर हिला लेता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल के साथ। बाकी बच्चों की तरह वो सिर बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। SMA के इलाज के 2 ही तरीके हैं। एक है स्पाइनल इन्फ्यूजन, ये दर्दनाक भी है और इसे साल में 3 बार कराना पड़ता है। दूसरा है ज़ोलगेंस्मा, ये दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है। एक खुराक का रेट 1.8 मिलियन पाउंड्स बताया जाता है। जाहिर है इतना महंगा इलाज कराना किसी भी आम माता पिता के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए ब्रिटेन की सरकारी सेवा नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसे आम भाषा में NHS के नाम से जाना जाता है, उसने इसका पूरा खर्च उठाया है। रिपोर्टों के अनुसार NHS ने दवा बनाने वाली कंपनी के साथ एक डील की है, जिसके तहत वो सालाना इसकी कई डोज खरीदेगी ताकि देश में SMA से जूझ रहे सभी बच्चों की मदद की जा सके। और इसके लिए कंपनी ने NHS को डिस्काउंट भी दिया है, लेकिन कितना ये बताया नहीं गया है। अकेले ब्रिटेन में हर साल करीब 40 बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं। अब तक इसका इलाज मुमकिन ही नहीं था। SMA के कारण बच्चे 1 या हद से हद 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं। अब करोड़ों का ये इंजेक्शन इसे बदल रहा है। ज़ोलगेंस्मा दरअसल एक जीन थेरेपी है। मई 2019 में पहली बार अमेरिका में इसके इस्तेमाल की इजाज़त मिली। कंपनी अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि अब तक 1000 से ज़्यादा बच्चों की जान बचा चुकी है। जीन थेरेपी में होता यह है कि सबसे पहले पता किया जाता है कि शरीर के अंदर कौन सा जीन खराब है। फिर इस खराब जीन की एक सही कॉपी बनाई जाती है, बिना गड़बड़ वाली। इस कॉपी को एक खास किस्म के वायरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और इस वायरस को इंजेक्शन के जरिए शरीर में भेजा जाता है। फिर शरीर के अंदर जाने के बाद ये वायरस खराब DNA को सही DNA से रिप्लेस कर देता है और इसके बाद शरीर खुद ही सही जीन बनाना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चों के शरीर में इम्यून सिस्टम ठीक तरह से डेवलप नहीं होता, वही इम्यून सिस्टम जिसकी बात कोरोना के आने के बाद से हम लगभग हर रोज़ करते रहे हैं। तो कुछ बच्चों में इम्यून सिस्टम होता ही नहीं है। ऐसे बच्चों के शरीर में एड्स का वायरस डाला जाता है जो अंदर जाकर जीन की मरम्मत करता है। सैरा 5 साल की है। देखने में ये अपनी ही उम्र के किसी बच्चे जैसी लगती है। अभी स्कूल से लौटी है, लेकिन थकान का कोई नामो निशान भी नहीं है। सैरा को देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसका जन्म सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी या SCID के साथ हुआ था। इस डेफिशिएंसी के कारण सैरा का शरीर किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने की हालत में नहीं था, यानी छोटी से छोटी बीमारी भी उसकी जान ले सकती थी। I didn't know if she's going to live tomorrow on a second day. Very worried. We've expected then chemotherapy, and at that time, without any knowledge, chemotherapy, cancer, leukemia, for me it's death. पश्चिमी देशों में बच्चे के पैदा होते ही कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले पता किया जाता है कि वो ठीक से देख और सुन पा रहा है या नहीं। किसी तरह का शक होने पर और टेस्ट होते हैं। सैरा जब पैदा हुई तो डॉक्टर टेस्ट पर टेस्ट करते चले गए और माता पिता को कुछ समझ नहीं आया कि इतनी नन्ही सी जान के साथ ये सब क्यों किया जा रहा है। फिर जब कीमोथेरेपी शुरू हुई तो माँ को यकीन हो गया कि बच्ची को कैंसर है और अब वो जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जो सैरा जैसे बच्चों पर किया जा रहा था।
ये क्लिनिकल ट्रायल था, यानी रिसर्च का हिस्सा, इलाज नहीं। लेकिन माँ को इसमें उम्मीद दिखी और उन्होंने सैरा की जीन थेरेपी कराने का फैसला किया। सैरा अब तक तो ठीक है, लेकिन कब तक ठीक रह पाएगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसका इलाज अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है। It's not a cure. It's not 100%. It's just a treatment for now. सैरा को जो बीमारी है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इस बीमारी को बबल बेबी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक किस्सा है 70 के दशक का। अमेरिका के टेक्सास में एक बच्चे में इस बीमारी का पता चला। डॉक्टरों ने समझाया कि अगर ये बच्चा किसी भी तरह के कीटाणुओं के संपर्क में आता है तो इसकी जान चली जाएगी। तो जान बचाने के लिए बच्चे को एक तरह के प्लास्टिक के बबल में रखा गया। जिस तरह से कोरोना के पेशेंट्स को आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर दें, उसी तरह से इसे आइसोलेट कर दिया गया ताकि ये खुद कहीं और से इन्फेक्ट ना हो जाए। लेकिन 12 साल से ज़्यादा इसे ज़िंदा नहीं रखा जा सका, क्योंकि उस ज़माने में इस इलाज का सिर्फ एक ही तरीका था, बोन मैरो रिप्लेसमेंट। और इस बच्चे को ऐसा कोई डोनर नहीं मिल सका जिसके जीन्स इसके बोन मैरो से मैच करते हों। सैरा को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जीन थेरेपी चल रही है। सैरा जिस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, उसे करने वाली डॉक्टर बताती हैं कि ये तरीका ज्यादा असरदार है। So in gene therapy, because we use the patient's own cells, there's no risk of rejection and there's no risk of a fight between the patient's own cells and the cells that they're receiving, which also means that we can then use less chemotherapy for the procedure and the patients don't have to be on immune suppressive treatment to try and prevent rejection or graft versus host disease. सैरा, आर्थर और इस तरह की रिसर्च में हिस्सा लेने वाले सभी बच्चों के लिए जीन थेरेपी यकीनन मददगार साबित हो रही है। लेकिन इनके लिए इतना भी तय है कि इनकी पूरी जिंदगी डॉक्टरों के सहारे ही बीतेगी। इन बच्चों की कहानियां पढ़ते हुए मुझे द स्काई इज पिंक की आयशा की कहानी याद आ गई। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको ध्यान होगा कि फिल्म में आयशा को भी बोन मैरो की ज़रूरत होती है। लंदन से जब दिल्ली शिफ्ट करते हैं तो प्रियंका चोपड़ा पूरे घर में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करती हुई दिखती हैं। उम्मीद है आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। इस बार टॉपिक महिलाओं या पुरुषों की नहीं बल्कि बच्चों की सेहत से जुड़ा था। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जितना ज़्यादा होगा इस तरह के वीडियोज़ बनाने का हमारा मोटिवेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और सिजेरियन डिलीवरी वाले वीडियो को YouTube पर 30 मिलियन पहुंचाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। जिन लोगों ने वीडियो अब तक नहीं देखा है उनके लिए हम लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ रहे हैं। उम्मीद है आप जल्द ही 30 को 50 मिलियन में बदल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत लंबे ब्रेक के बाद लौटे हैं हम। कोरोना के कारण हमें भी थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था, लेकिन होपफुली अब आपसे जल्दी होगी मुलाकात। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।